नाइन्थ शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू का क्या सिनेरियो है ये देखते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 31 बी देखते हैं। आर्टिकल 31 बी में प्रोविजन करा गया है कि अगर कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन अगर नाइन्थ शेड्यूल में प्लेस कर दिया जाए, नाइन्थ शेड्यूल का पार्ट बना दिया जाए, तो उससे जुडिशरी के सामने इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो पर्टिकुलर एक्ट, रेगुलेशन किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये दिखता है कि जो अगर एक्ट नाइन्थ शेड्यूल के अंदर प्लेस हो गया उसको मिल गई ब्लैंकेट इम्यूनिटी जुडिशियल रिव्यू से। बट ऐसा क्यों करा गया, एक बार उसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब इंडिया ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडिया में जमींदारी सिस्टम प्रीवेलेंट करता था। जमींदारों के पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ लैंड थी। मतलब एक तरफ तो वो जमींदार जिनके पास हजार हजार एकर्स ऑफ लैंड थी और दूसरी तरफ वो किसान जिनके पास कोई लैंड नहीं है। और इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के बाद एक तरफ तो बात कर रही थी कि इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने की, इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जो भी पिछड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आने की बात कर रहे थे। और वहीं ये सिनेरियो था कि जमींदारी सिस्टम चल रहा है, तो फिर ऐसी चीजों को, जो ये जमींदारी सिस्टम था, इसको अबोलिश करना जरूरी था। जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो जरूरी थे। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट अबोलिश करना चाह रही थी इन जमींदारी सिस्टम को, लैंड रिफॉर्म्स लेके आना चाह रही थी, तो फिर जो ये बड़े बड़े जमींदार थे वो जुडिशरी के पास जाते, बिकॉज उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। और राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होने के कारण ये जमींदार जब भी जुडिशरी के पास जाते थे तो जुडिशरी को इनकी बात सुननी पड़ती थी, इनके फेवर में डिसीजन देना पड़ता था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेहरू गवर्नमेंट थी जो, वो बड़ी कंफ्यूज थी कि वेलफेयर स्टेट भी बनाना है और दूसरी तरफ राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, तो इन सब चीजों को कैसे सोल्व किया जाए। तो इन सब के चलते नेहरू गवर्नमेंट लेके आती है आर्टिकल 31 बी और इसी के साथ साथ नाइन्थ शेड्यूल को भी। और इसके थ्रू बोल दिया गया कि अगर किसी भी एक्ट को, रेगुलेशन को अगर नाइन्थ शेड्यूल में प्लेस कर दिया जाता है, नाइन्थ शेड्यूल का पार्ट बना दिया जाता है, तो उससे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। बट जब नेहरू गवर्नमेंट इसको नाइन्थ शेड्यूल को लेके आई तो फिर इसके पीछे का जो एसेंस था, इसके पीछे का जो भी थिंकिंग थी वो तो ठीक थी। बट अगर कोई गवर्नमेंट इसका मिसयूज करने पे आए तो वो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर सकती है। और इसी के चलते हमने देखा कि इनिशियली नाइन्थ शेड्यूल के अंदर सिर्फ 13 एक्ट्स और रेगुलेशंस को रखा गया और टाइम के साथ इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 300 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को रख दिया गया है। और इन सभी मिसयूजेस के चलते इसकी जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी थी नाइन्थ शेड्यूल की, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट कर दिए गए। वो कई सारे केसेस में हुए, जैसे शंकरी प्रसाद केस में, केशवानंद भारती केस, IR सोहेलो केस, इनको हमने डिटेल में कर रखा। जैसे ये आर्टिकल थे, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C, एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है इन तीनों आर्टिकल्स के ऊपर कि क्या क्या एक्चुअली में बोला गया है इन आर्टिकल्स के थ्रू। बट इनको आज हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में, इन केसेस से रिलेट करके। तो फर्स्ट केस देखते हैं, केशवानंद भारती केस, जो कि आया था 1973 में। इसके थ्रू प्रोविजन करा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रख दी और ये बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में अमेंडमेंट करेगी तो फिर पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ध्यान रखे कि उस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी प्रोविजन किया कि अगर नाइन्थ शेड्यूल का कोई एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसे भी जुडिशरी के आगे चैलेंज किया जा सकता है।
तो अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट कि जो 9th शेड्यूल को ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है उसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दे कि 9th शेड्यूल को खत्म नहीं करा गया कि एक्ट्स और रेगुलेशंस को उसके अंदर नहीं डाला जा सकता 9th शेड्यूल में, उसके अंदर एक्ट्स और रेगुलेशंस को डाला जा सकता है 9th शेड्यूल के अंदर। बट अगर वो एक्ट रेगुलेशंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे तो फिर उनके लिए जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है वो खत्म कर दी गई, मतलब उनको चैलेंज करा जा सकता है कोर्ट के आगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आता है 24 अप्रैल 1973 को। तो कोर्ट ने चीजों को बैलेंस करते हुए बोला कि जो एक्ट्स रेगुलेशंस 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में डाले गए थे उनको तो जुडिशरी के आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब वो तो इम्यून है कि जुडिशरी के आगे उनको चैलेंज नहीं कर सकते। और इसके पीछे का रीजन भी ये था कि जो 9th शेड्यूल के अंदर एक्ट्स और रेगुलेशंस को डाला गया था उनके अकॉर्डिंग देश में काफी सारे एक्शंस हुए हैं। अब उन एक्शंस को, उन कामकाजों को एकदम से चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती, तो इसलिए चीजों को बैलेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो ये 24 अप्रैल 1973 है इससे पहले के एक्ट्स और रेगुलेशंस जिनको 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस किया गया था वो तो इम्यून है, उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। बट इसके बाद जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाएगा उनको चैलेंज जरूर किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कंसेप्ट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो कुछ चीजें तो केशवानंद भारती केस के अंदर डिफाइन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और कुछ ये बोल दिया गया कि आने वाले टाइम में अलग अलग केसेस के थ्रू इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के अंदर और चीजें ऐड कर दी जाएंगी। तो ये था केशवानंद भारती के केस में क्या चीजें आई थी, क्या वर्डिक्ट आया था। अब इसी चीज को अलग अलग केसों में भी रीअफर्म्ड करा गया, जैसे कि एक केस था वामन राव केस 1980 के अंदर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा कि 24 अप्रैल 1973, मतलब केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट आया था जिस दिन, उसके बाद 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट और रेगुलेशन रखे जा रहे हैं वो वैलिड तब हैं जब वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज ना कर रहे हो। एक और केस आता है IR सोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। इसके अंदर बोला गया कि कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को जो कि 9th शेड्यूल में रखे गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के, और वो एक्ट्स और रेगुलेशंस जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए ओपन है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हो, डैमेज करते हो। तो जो ये केस है IR सोहेलो केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे एक अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया, और फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज करता है तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फंडामेंटल राइट के किसी पार्ट को अमेंड करने के बाद ऐसा हो रहा है या फिर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है उस एक्ट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर वो एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर रहा है तो फिर जुडिशरी उस एक्ट को, रेगुलेशन को इनवैलिडेट डिक्लेयर कर सकती है। और इसी के साथ साथ जो 9th शेड्यूल के अंदर एक्ट्स रखे जा रहे हैं, इन एक्ट्स की वैलिडिटी को चेक करने के लिए एक प्रिंसिपल डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट को अप्लाई करने की भी बात बोली। इसको हम राइट्स टेस्ट भी बोलते हैं। इस राइट्स टेस्ट में ये होता है कि अमेंडमेंट की फॉर्म क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेंडमेंट की फॉर्म यहाँ पे कोई रेलिवेंट फैक्टर नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अमेंडमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो अल्टीमेटली किसी लॉ की वैलिडिटी तय करते हुए उस अमेंडमेंट की फॉर्म रेलिवेंट नहीं होती, उसका कॉन्सिक्वेंस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वहां पे।
IR सोहेलो केस में दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि जो भी नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा उसको अपने अलग इंडिविजुअल मेरिट्स के बेस पे चेक किया जाएगा। देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं, कुछ मेरिट्स होती हैं और इन मेरिट्स को हम चेक कर सकते हैं राइट टेस्ट से, जो हमने ऊपर डिफाइन करा कि उस एक्ट से क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। और थर्ड पॉइंट ये बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज को 9th शेड्यूल का पार्ट बनाया जाएगा उनको चेक किया जाएगा कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को तो वायलेट नहीं कर रहे, वो कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहे। अगर करते हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। IR सोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फोर्थ पॉइंट ये बोला कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो फिर ऐसे केस में इस चीज से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल का पार्ट है या नहीं है, उसको 9th शेड्यूल की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, मतलब जुडिशरी उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। इसके साथ ही जुडिशरी को ये भी देखना होगा कि वो पर्टिकुलर लॉ या एक्ट जो भी अपना ये गोल्डन ट्रायंगल होता है, मतलब आर्टिकल 14, 19 और 21, इनको तो वायलेट नहीं कर रहा है। और उसको चेक करने के लिए दो टेस्ट अप्लाई कर सकती है जुडिशरी। फर्स्ट है इसेंस ऑफ द राइट टेस्ट और दूसरा है राइट्स टेस्ट, जो हमने ऊपर बात करी थी। ये दोनों अलग अलग हैं। राइट्स टेस्ट में तो हमने देखा था कि जो भी अमेंडमेंट कर रहे हैं उसकी फॉर्म क्या है ये इररेलीवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस अमेंडमेंट की फॉर्म क्या थी, बस ये देखना जरूरी है कि उस अमेंडमेंट के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उस अमेंडमेंट का कॉन्सिक्वेंस हो रहा है। और सेकंड है जो ये इसेंस ऑफ द राइट टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता है। एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए वो फंडामेंटल राइट इसेंशियल होते हैं, तो उसकी इसेंशियलिटी के बेस पे हम देख सकते हैं कि वो एक्ट सही है या नहीं। और इसी के साथ फाइनली IR सोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 9th शेड्यूल के किसी लॉ को कोर्ट में ऑलरेडी अपहेल्ड कर दिया गया है, मतलब कोर्ट ने उस केस को सही ठहरा दिया पहले से ही, तो फिर उस केस में उसको बार बार चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे ये है कि अगर उसके बाद उस एक्ट के अंदर कोई चेंज हुआ है, कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो फिर उस पॉइंट के लिए हम उस एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये हमने डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया कि 9th शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू का क्या सिनेरियो है, मतलब 9th शेड्यूल और जुडिशियल रिव्यू इन दोनों को कनेक्ट करके हमने देख लिया है और इनको डिटेल में देखा हमने इन मेनली इन दो केसेस के थ्रू। एक तो है केशवानंद भारती केस और दूसरा था अपना IR सोहेलो केस। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो रेलिवेंट लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले।